इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें और बढ़ी। अब पर्यावरण मंजूरी की निगरानी के लिए भी बनेगा रेगुलेटर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया। टेलीकॉम कंपनियों को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका। कहा सरकारी ऑडिटर सीएजी कर सकता है वित्तीय खातों का ऑडिट। सरकार चुनाव से पहले बैंक लाइसेंस देने की कोशिश में जुटी। बिमल जालान कमेटी ने 12 बैंक लाइसेंस पर रिपोर्ट तैयार की। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लगातार चौथे कारोबारी दिन बाजार में देखा दबाव। निफ्टी 6200 के नीचे बंद, लेकिन फार्मा आईटी शेयरों में खरीदारी। इधर गिरते बाजार में भी हम आपको बताएंगे कमाई के शानदार मौके। जानेंगे बाजार के दिग्गजों की टॉप पिक्स। गुरुवार को आईओसी का विनिवेश संभव। 8 जनवरी को ईगॉम तय कर सकती है आईओसी के ऑफर फॉर सेल की प्राइसिंग। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। मुंबई पुलिस ने चौंकाया। एनएससीएल मामले में पहली चार्जशीट दायर की, लेकिन चार्जशीट में जिग्नेश शाह का नाम शामिल नहीं। यूलिप बेचना हुआ पहले से मुश्किल। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने वेब एग्रीमेंट्स के जरिए यूलिप की बिक्री पर रोक लगाई। यौन शोषण के आरोपों में घिरे जस्टिस गांगुली ने आखिरकार दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद छोड़ा बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में। करीब 200 उड़ानें प्रभावित। 44 से ज्यादा ट्रेनें लेट। और लग्जरी कार मार्केट में 2 धमाकेदार एंट्री। ऑडी ने लॉन्च की 1.25 करोड़ रुपए की RS7 स्पोर्ट्स बैक। JLR ने उतारी जैगवार XF, कीमत 48 लाख रुपए के करीब। पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां वक्त पर न मिलने से परेशान इंडस्ट्री की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पर्यावरण रेगुलेटर बनाने का आदेश दिया है। यह नया रेगुलेटर सभी पर्यावरण मंजूरी की निगरानी करेगा। इस खबर पर और डिटेल से बातचीत करने के लिए आप चलेंगे दिल्ली, जहां पर मौजूद है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, इंडस्ट्री के लिए एक और अड़चन दिख रही है। क्या एक और रेगुलेटर आगे आके उनके लिए क्या उनका काम मुश्किल बनाने वाला है, या इससे वाकई काम आसान होगा? देखिए, इसे अड़चन कहें या फिर रास्ता थोड़े से और आसान हो सकती है, दोनों बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द एक नेशनल एनवायरनमेंट रेगुलेटर बनाए और 2 महीने के भीतर ये पर्यावरण रेगुलेटर बना दे। इस रेगुलेटर का काम ये होगा कि जब भी किसी इंडस्ट्री को किसी प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेनी है तो वो इस रेगुलेटर के पास आवेदन करेगा। उसे किसी मंत्रालयों में किसी अलग अलग विभागों में भटकने की जरूरत नहीं है और एक तय समय सीमा के भीतर ये रेगुलेटर ये सुनिश्चित करेगा कि उस प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी मिल जाए या ना मंजूर कर दिया। दोनों में से जो भी फैसला लेना एक तय समय सीमा के भीतर कर दिया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। इसमें दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। इससे एक फायदा तो जो इंडस्ट्री को होगी वो ये कि अब उन्हें लंबे समय तक अनिश्चित काल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मंत्रालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसका एक नुकसान कुछ हद तक ये हो सकता है कि आमतौर पर कई बार होता है कि सरकार किसी प्रोजेक्ट को इस वजह से मंजूरी देती है पर्यावरण संबंधी, क्योंकि उससे लगता है ग्रोथ बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप से असर डालेगा, ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा। तो कई बार पर्यावरण संबंधी शर्तों से समझौता करते हुए भी सरकार वो मंजूरी दे देती है। लेकिन अब ये रेगुलेटर बनने के बाद ये समझौता करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो रेगुलेटर जिस रेगुलेटर की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो रेगुलेटर सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होगा और तमाम पहलुओं का संतुलित नजरिया लेते हुए इस पर अंतिम फैसला लेगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई पर्यावरण रेगुलेटर की लक्ष्मण, लेकिन आप एक और एक्सक्लूसिव खबर भी लेकर आए हैं, जहां बिमल जालान कमेटी ने नए बैंक लाइसेंस के लिए 12 आवेदनों की समीक्षा कर ली और बाकी 12 बैंक लाइसेंस से जुड़े आवेदन कल रिजर्व बैंक जालान कमेटी के पास भेज सकता है। क्या डिटेल्स है इस खबर पर आपके पास? जी बिल्कुल, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिमल जालान कमेटी जो है उसने लगभग अपना आधा काम पूरा कर लिया है। आधा काम इस वजह से क्योंकि कुल 25 बैंक लाइसेंस के आवेदक आयद हुए थे, उसमें से एक ने टाटा सन्स ने अपना विड्रॉ कर लिया, तो कुल मिलाकर 24 आवेदन बचे हुए थे। उनमें से 12 आवेदन भेजे गए थे रिजर्व बैंक की तरफ से बिमल जालान कमेटी को। बिमल जालान कमेटी ने पिछले दिनों कई सारे बैठकें की और उसके बाद 12 जो आवेदन भेजे गए थे रिजर्व बैंक की तरफ से उस पर अपनी टिप्पणी दे दी है, अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो ये रिपोर्ट अब रिजर्व बैंक
बैंक के पास भेज दी गई है। जो बाकी बचे 12 आवेदक थे उनकी भी फाइल अब कल रिजर्व बैंक की तरफ से बिमल जलान कमेटी के पास आएगी और कमेटी फिर इसकी समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट वहां पे आरबीआई को भेजेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिमल जलान कमेटी की रिपोर्ट या उनकी टिप्पणी, उनकी सिफारिश अंतिम सिफारिश नहीं होगी। इनकी सिफारिशों के आधार पर उन आवेदकों की फिर से समीक्षा रिजर्व बैंक करेगा। उसके बाद अंतिम फैसला लेगा कि कौन से आवेदक बैंक लाइसेंस पाने के हकदार हैं और कौन से नहीं हकदार नहीं है। इसमें एक दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है, वो ये कि बैंक लाइसेंस की गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार ने कहा था कि हर आवेदक के कंपनी और उनके रिकॉर्ड की जानकारी मांगी जाएगी तमाम जांच एजेंसियों से, चाहे वो सीबीआई हो, ईओडब्ल्यू हो, ईडी हो, कि उनके खिलाफ क्या कोई आरोप तो नहीं है। और उसमें से हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 10 आवेदक ऐसे हैं जिनके बारे में इन जांच एजेंसियों से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इन सभी जांच एजेंसियों से कहा है कि हफ्ते भर के भीतर आप अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि 14-15 तारीख तक इस रिपोर्ट को भी बिमल जलान कमेटी और रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाए। और सूत्र ये बताते हैं कि अगर जांच एजेंसियां किसी भी आवेदक के बारे में कोई गंभीर आरोप लगाते हैं तो शायद वो आवेदक बैंक लाइसेंस पाने का हकदार नहीं होगा, उनको बैंक लाइसेंस मिलने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। एक तीसरी बात कि अभी बीच में ये हलचल उठी थी कि हो सकता है कि सरकार राजनीतिक गतिरोध को से बचने के लिए चुनाव से पहले शायद बैंक लाइसेंस का ऐलान ना करे। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि चुनाव तक इंतजार सरकार नहीं करेगी और यहाँ पे जो आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार की कोशिश होगी, रिजर्व बैंक की कोशिश होगी कि नए बैंकों के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाएं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इन दोनों ही खबरों के लिए। आगे बढ़ेंगे। 122 2G लाइसेंस रद्द होने के बाद कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एक और झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके खातों की जांच की जाएगी और ये काम सीएजी कर सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेंगी, उसे चुनौती देगी। पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज बाजपेयी के पास। नीरज, टेलीकॉम कंपनियों के ऑडिट की अब बात हो रही है, कितना बड़ा झटका है ये कंपनियों के लिए और आगे चलते इसमें क्या देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी बड़ा झटका है टेलीकॉम कंपनियों के लिए और दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश है कि सीएजी यानी कंट्रोलर जनरल इंडिया जो है इनकी जांच कर सकता है इनके खातों की। आपको याद है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये बहुत माना जा रहा है क्योंकि अब तक निजी कंपनियां इस बात का विरोध करती रही हैं कि उनके खातों की जांच सरकारी जो ऑडिटर है सीएजी वो नहीं कर सकता क्योंकि ये निजी कंपनी कंपनी लॉ के मुताबिक उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी अहम फैसला है और ये किया जाएगा। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 2010 से ही ये विवाद चल रहा था कि इनकी जो कॉस्ट और इनकी जो रेवेन्यूज़ है उनके बीच में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा और उसकी जांच कराई जानी चाहिए सरकारी ऑडिटर से, क्योंकि सरकार के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ये कंपनियां काम करती हैं, इसलिए ये दबाव लगातार बनाया जा रहा था। और अब ये हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद काफ़ी माना जा रहा है कि एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की जांच अभी आपको याद होगा दिल्ली में बिजली कंपनियों के लिए नई सरकार जो बनी है उसने आदेश किया है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ा एक सेटबैक टेलीकॉम कंपनियों के लिए डेफिनेटली है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए नीरज। वहीं टेलीकॉम सेक्टर पर पैनी नजर रखने वाले महेश उपल के मुताबिक सीएजी अपने ऑडिट के जरिए इस बात पर नजर रखेगा कि कहीं टेलीकॉम कंपनियां सरकार से कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। अकाउंटिंग की जो इश्यूज हैं वो इस नजर से देखेगा कि किसी तरीके से गवर्नमेंट रेवेन्यूज पर उसका क्या असर पड़ा है, और क्योंकि ज्यादातर इश्यूज जो ऑडिटिंग के आ रहे हैं वो ज्यादातर लाइसेंसिंग की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि कई किस्म के जैसे आप जानते हैं कंट्रोवर्सीज रही हैं लाइसेंस फीस की, स्पेक्ट्रम फीस की, जो कि दोनों जो हैं वो एक रेवेन्यू शेयर के रूप में लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बाजार में गिरावट का दौर जारी है। लगातार चौथे कारोबारी दिन आज बाजार पर दबाव दिखाई दिया। हालांकि बाजार में निचले स्तरों से काफी सुधार भी दिखा, मगर बावजूद इसके निफ्टी 6200 के नीचे ही बंद हो पाया। आज दिग्गजों के साथ छोटे और मझोले शेयरों की भी पिटाई हुई। बाजार में आज के कारोबार को विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या। बाजार का आज का रुख अगर आप देखें तो इंडेक्स के लिहाज से निफ्टी और सेंसेक्स के लिहाज से कुछ अलग है, कमजोरी का रुख होगा। 6200 के ऊपर निफ्टी बहुत कोशिश करके भी निकल नहीं पाया। लेकिन अगर आप ब्रॉड मार्केट देखें, मिड कैप स्मॉल कैप देखें, खासतौर पे स्मॉल कैप, जिस तरह से मार्केट ब्रेथ शानदार रही, अगर 3 स्टॉक नीचे थे तो 4 ऊपर थे। बढ़ने वाले काउंटर्स पे वॉल्यूम बेहतर था गिरने वाले शेयर्स के मुकाबले में, तो ये कुल मिलाकर एक मजबूती का रुख दिखाते हैं। खासतौर पे किसको फायदा हुआ? उन सेक्टर्स को जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं। रुपए में हालांकि आज हमने बहुत ज़्यादा कमजोरी बढ़ते हुए नहीं देखा, कल की तरह एक बार फिर आज भी शायद थोड़ा इंटरवेंशन नज़र आया या सप्लाई ऊपर के लेवल पर आई, लेकिन आईटी, फार्मा ये फेवरेट सेक्टर्स के तौर पे उभर कर सामने आए। इनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी हमने आते हुए देखी। और यही नहीं, कुछ और छोटे एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स जैसे कि चावल कंपनियों के काउंटर्स पे भी हमने काफ़ी अच्छी खरीदारी
आज के दिन आते हुए देखी है। मिड कैप स्टॉक्स भी इन्हीं सेक्टर्स के थे। मिसाल के तौर पर मिड कैप आईटी, जहां मास्टेक में हालांकि खबरों के चलते भी हमने रफ्तार देखी है, पर कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा मूड तमाम एक्सपोर्टर्स पे रहा। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज अगर आप देखें, अबान ऑफशोर, डॉल्फिन, इन सभी में काफ़ी हद तक रफ्तार देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज, छोटी मिड कैप कंपनीज पे जेम फाइनेंशियल, इंडिया इंफोलाइन जैसे स्टॉक तेजी में थे। इंडिया इंफोलाइन ने अपनी श्रीलंका में एक सब्सिडरी में हिस्सेदारी बेचने की भी बात सामने रखी है। इसके अलावा खबरों के बीच हमने देखा FT और MCX के शेयरों में काफ़ी तेज़ी रही। MCX SX ने जो राइट्स इशू की घोषणा की है, MCX में आज एक ब्लॉक डील भी देखने को मिली। हालांकि आज की तेज़ी जो है वो FT में ज़्यादा थी और MCX दरअसल कमज़ोर होकर बंद होता हुआ दिखाई दिया। कुछ और खबरें जो आखिरी घंटे के दौरान आई, IOC के विनिवेश की, जो इसी हफ्ते गुरुवार को किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक और एक्सिस बैंक में जो सरकारी हिस्सेदारी है, हिंदुस्तान जिंक में जो सीधी हिस्सेदारी है सरकार की, और एक्सिस बैंक में जहां पर सरकार की सूटी के जरिए हिस्सेदारी है, उसको बेचने की बात सामने आई है, जिसके चलते हमने इन स्टॉक्स पे भी दरअसल दबाव आते हुए देखा, खासतौर पे आखिरी घंटे में। इसके अलावा गिरने वाले शेयर्स बैंक मोटे तौर पे शामिल थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी बैंक हों। और वहीं कुछ एक ट्रेडर्स की पसंद के स्टॉक्स जो काफ़ी तेज़ रफ्तार दिखा रहे थे और आज थकते हुए नजर आए, जस्ट डायल, कॉक्स एंड किंग्स सरप्राइजिंगली यहाँ पे पिछले सेशन में एक बड़े फंड की खरीदारी के बावजूद आज कमजोर बंद हुआ। तो बाजार में जारी है गिरावट का दौर, लेकिन अभी कहां दांव लगाने से आपको मिलेगा मोटा मुनाफा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और सर्विस सेक्टर की हालत और बिगड़ी कैसे, संकेत हैं यहां पर, देखिए इस ब्रेक के बाद। बाजार में भले ही गिरावट हावी है, लेकिन कमाई का मौका अभी भी है। आइए जानते हैं बाजार के दिग्गज के टॉप पिक्स क्या है, जहां आप दांव लगाकर कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। मेरे हिसाब से मिड कैप कंपनीज में आज भी वैल्यू ज़्यादा है बतौर की लार्ज कैप्स की, और जो कंपनियां अपने आप को पिछले 1-1.5 साल में अपना एक वजूद बना लिया जिन्होंने, कि वो मिड कैप से उभर के थोड़ी ऊपर आ सकें, रेवेन्यू साइड की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप की नहीं, तो वो मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में काफ़ी ठीक रहेगा। आईटी में एक विप्रो करके है, वो बहुत ठीक लग रहा है। यहाँ से भी एक 30-35% अप्रिसिएशन मिलना इज नॉट इम्पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी ओवर नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। लुपिन और दूसरा रैन बख्शी, दोनों में काफी अभी भी स्टीम है। दोनों में ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ग्रोथ अच्छा रहेगा। कमिंस और दूसरा यूनाइटेड फॉस्फोरस, ये दोनों स्टॉक उनमें काफी अच्छे एक्सपोर्ट्स भी हैं। नए साल में अपना पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएं ताकि महंगाई को पछाड़ने के साथ पोर्टफोलियो की वैल्यू कई गुना बढ़ सके। आइए मनीष चौखानी की पोर्टफोलियो बनाने की खास टिप्स आपको सुनाते हैं। पहले तो अगर you believe you must be in equity, you get your asset allocation and put at least 10% of your money in equity, क्योंकि सोना -30% हो गया, रियल एस्टेट -10% हो गया, और बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख के आप इन्फ्लेशन से वॉर हार रहे हैं। सो आपको इक्विटी के तरफ, बिजनेस के तरफ ध्यान देना ही होगा। उसमें अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो या तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए और आपको बैलेंस पोर्टफोलियो मिल जाएगा, या जब खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आप 5 भागों में उसको बांट के रखिए, क्योंकि कोई भी होए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, कोई एक्सपर्ट को कुछ नहीं मालूम। 5 सेगमेंट बनाइए। एक कंज्यूमर बास्केट बनाइए, उसमें जब आपको डिफेंसिव रहना है तो आप FMCG में रहिए, और जब लग रहा है कि थोड़े प्रॉस्पेक्ट मुझे थोड़ा बेटर करना है तो आप जो डिस्क्रिशनरी है, ऑटो, टेलीकॉम, मीडिया, उसकी तरफ ध्यान दें। तो ये आपका कंज्यूमर बास्केट हुआ। फिर आपके एक्सपोर्टर रहने ही चाहिए पोर्टफोलियो में, जिसमें IT, फार्मा प्रीडोमिनेंट थीम्स हैं, बट दे आर अदर एक्सपोर्टर्स, जैसे मैंने ऑटो में कहा, या थोड़े इंडस्ट्री में है जो प्राइमरली एक्सपोर्टर्स हैं, कि इंडिया का रुपी वीक रहने ही वाला है ओवर टाइम। सो वो अगर सेगमेंट रहे तो आपका रुपी हेज हो गया। तीसरा, एनर्जी सेक्टर इंडिया में है कि तेल का शॉर्टेज रहने वाला ही है इंडिया में। इंडिया का तेल इंपोर्ट और भारत सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन सेम है। 7-8% of GDP is India's oil import bill, and 7-8% is central government's revenue receipts in the budget every year. That's the scale of gap in India. So आपको ऑयल, गैस, कोल, ये सब स्टॉक, पावर, ये सब रखने ही होंगे पोर्टफोलियो में, और जो प्रोपोर्शन करना है वो बनाइए। फिर बैंकिंग इज़ अ वेरी लार्ज
एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर, द लार्जेस्ट हैवीवेट इन द मार्केट, कोई चॉइस नहीं है। आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और ओकेजनली पब्लिक सेक्टर बैंक इतने सस्ते हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि एक बार यहाँ पे ट्रेड कर लें। ये आपका चौथा सेगमेंट हो गया। और पांचवा बचा जो अपने कहते हैं मटेरियल स्टॉक्स हुए या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हुए या हार्ड एसेट्स हुए, और वो भी क्योंकि अपना इन्फ्लेशन इतना बुरा रहा है पिछले 5 सालों में, ये एसेट अब लगाने के भाव दुगने हो गए हैं। सो एग्जाम्पल यदि मैं दूँ, 20 साल पुरानी बात करता हूँ कि सीमेंट प्लांट लगते थे 1987 1988 में 65 करोड़ में 1 मिलियन टन लगता था। आज वही 1 मिलियन टन लगाने 750 करोड़ रुपये लगते। तो अगर आपने 20 साल तक प्लांट लगाया और मार्जिनली प्रोड्यूस करते रहे, प्रॉफिट नहीं कमाया, तो भी आपके 12 गुना हो जाते पैसे। इट इज़ लाइक बाइंग रियल एस्टेट विथ वैल्यू एडिशन। होटल स्टॉक्स हैं जो ट्रॉफी एसेट्स हैं इंडिया में। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, नॉट दैट आई एम रिकमेंडिंग टू योर व्यूअर्स, कि ओबरॉय चेन है इंडिया का, सबसे प्रीमियर होटल चेन है। द इंटायर ओबरॉय चेन कैन बी बॉट फॉर $500 million। अब यदि मैं 4 सीजन्स हूँ या मैं रिट्स कार्ल्टन हूँ, मैं तो सबसे पहले आके इसको टेक ओवर करूँ, क्योंकि एक बिल्डिंग बेच दिया तो 500 मिलियन मिल जाएगा। इनके तो 20 बिल्डिंग है, और इसीलिए शायद अंबानी और आईटीसी ने कोशिश करके अपने स्टेक बढ़ा रखे हैं। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई भी चीज़ का कुछ लेना देना नहीं कि कौन सी सरकार बने और अब्रॉड में टेपरिंग हो या नहीं हो। ये सब सेक्टर में और ये सब कंपनियों में तो पैसा कमाने का एम्पल अपॉर्चुनिटी है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। देश के सर्विस सेक्टर की हालत और बिगड़ गई है। नए ऑर्डर्स में कमी की वजह से दिसंबर में एचएसबीसी सर्विस पीएमआई 47.2 से घटकर 46.7 हो गई है, जो 3 महीने में सबसे कम है। सर्विस पीएमआई लगातार 6 महीने से 50 के नीचे है, जिसका मतलब है कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ लगातार 6 महीने से घट रही है। हालांकि इस बीच अच्छी बात ये रही है कि हायरिंग में तेजी देखने को मिली है। लगातार 4 महीने तक मंदी दिखाने के बाद दिसंबर में एम्प्लॉयमेंट सब इंडेक्स 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और आईओसी में कब तक हो सकता है विनिवेश, बताएंगे आपको बुलेटिन में आगे। और एनएससीएल मामले पर पहली चार्जशीट ने चौंकाया। जिग्नेश शाह और जोसेफ मेसी का नाम क्यों नहीं है चार्जशीट में? पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। एनएससीएल मामले में आज ईओडब्ल्यू ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। चौंकाने वाली बात यह निकल कर आ रही है कि इस चार्जशीट में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन जिग्नेश शाह का नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा एनएससीएल के बोर्ड मेंबर जोसेफ मेसी का नाम भी इस चार्जशीट से गायब है। आइए इस पर अब आगे और बातचीत करेंगे अपनी संवाददाता श्रीमी से, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनाते हैं। आज एनएससीएल के सिलसिले में हमने पहली चार्जशीट फाइल करी है। ये चार्जशीट 5 अक्यूज्ड के खिलाफ है जो इस वक्त कस्टडी में है। ये चार्जशीट आईपीसी के सेक्शंस चीटिंग, फॉर्जरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एमपीआईडी के सेक्शंस के तहत फाइल करी गई है, और अगले दिनों में और भी चार्जशीट्स फाइल की जाएगी। और अब जुड़ते हैं हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, यहाँ पे जानना चाहेंगे, चार्जशीट में वाकई चौंकाने वाली बात सामने आई है। जो 2 नाम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चार्जशीट से गायब है। जिग्नेश शाह और जोसेफ मेसी का नाम क्यों नहीं है चार्जशीट में? देखिए, एनएससीएल मामले में आज मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने अपनी पहली चार्जशीट एमपीआईडी कोर्ट में फाइल कर दी है, दाखिल कर दी है। और जो चार्जशीट में जो 5 आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, अंजनी सिन्हा, जय भखुंडी और अमित मुखर्जी, जो कि एनएससीएल के थे, पूर्व डायरेक्टर और सीईओ, और साथ ही जो एनके प्रोटीन्स और लोटस रिफाइनरीज के नीलेश पटेल और अरुण शर्मा थे, उनके खिलाफ चार्जेस लगा के पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। साथ ही इस चार्जशीट में जितनी भी मॉडस ऑपरेंडी, जिस तरह से ये स्कैम पोस्ट हुआ, किस तरह से काम किया गया, बोरोअर और एनएससीएल मैनेजमेंट के बीच किस तरह से मिली भगत में प्राइस मैनिपुलेशन किया गया, वेयर हाउसेस के बोगस रिसिप्ट हो या फिर ईओडब्ल्यू के अटैचमेंट की बात हो, बैंक अकाउंट के फीस का ब्यौरा हो, सभी इस चार्जशीट में शामिल किया गया है, जो करीब 9000 पेजेस का बना हुआ है। लेकिन जो मेन अक्यूज हैं इस पूरे मामले में, जिग्नेश शाह, उनका नाम इस चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। और जब यही
सवाल हमने मुंबई पुलिस के सामने उठाया तो उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिग्नेश शाह जो हैं वो इस मामले में NSCL पूरे मामले में वो आरोपी नहीं है, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक मेजर एविडेंस जो होता है वो जुटाने की कोशिश यहाँ मुंबई पुलिस कर रही है और जैसे ही एक बड़ा एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाता है वो यहाँ पर एक दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकते हैं और जो जिग्नेश शाह के लिए होगी और साथ ही जोसेफ मैसी और श्रीकांत जवलगेकर भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुंबई पुलिस यहाँ पर ये भी साफ करना चाहते हैं कि उनका जो मेन फोकस है वो NSCL इन्वेस्टर्स के पैसे को वापस करने का है, जिसको लेकर जो लिक्विडेशन प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस किए जाएंगे। साथ ही मुंबई पुलिस के सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि ब्रोकर्स पर भी यहाँ पैनी नजर बना के रखी हुई है पुलिस ने और किस तरह से वो ब्रोकर फीस चार्ज करते हैं और NSCL में जितने ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे उनकी भी यहाँ पर जांच चल रही है और हो सकता है कि उन्हें भी क्वेश्चनिंग के लिए यहाँ बुलाया जाए। जी शुक्रिया श्रीमी जानकारी के लिए। उधर पी फंड कंपनी ब्लैकस्टोन ने MCX से अपनी हिस्सेदारी उसमें बढ़ा ली है। कंपनी ने आज ब्लॉक डील के जरिए करीब 3.25% हिस्सेदारी 81 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस डील के बाद MCX में ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी अब करीब 5% हो गई है। सरकार ने वित्तीय घाटे को 5% के नीचे लाने की ठान ली है और इसके लिए वित्त मंत्री पूरा दमखम भी लगा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 4.8% के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 9 जनवरी यानी गुरुवार को IOC में विनिवेश पर विचार करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक हो सकती है। हालांकि ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री ने IOC के विनिवेश को लेकर अभी मंजूरी नहीं दी है। उधर सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी साल हिंदुस्तान जिंक और बाल्को में हिस्सेदारी बेच सकती है। हिंदुस्तान जिंक और बाल्को का विनिवेश जल्द से जल्द हो सके इसके लिए CCA इसी महीने इस पर विचार भी करने वाली है। इसके अलावा सरकार एक्सिस बैंक में भी अपनी 12 से 13% हिस्सेदारी बेचेगी। माना जा रहा है कि अगले महीने ही एक्सिस बैंक का हिस्सा बिक सकता है। सरकारी कंपनियां एक दूसरे से की हिस्सेदारी खरीद सके इसके लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। उधर टैक्स वसूली के मामले में वित्त मंत्री के लिए राहत की खबर है। अप्रैल से दिसंबर के बीच कुल टैक्स वसूली में करीब 12.5% की बढ़त हुई है। टैक्स वसूली 4,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,80,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा 3,10,000 करोड़ रुपए का है और इसमें लगभग 9.5% की बढ़ोतरी रही है, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स का वसूली में 18.5% की ग्रोथ रही है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये कहा है कि राज्यों को सस्ती बिजली देने के फैसले से केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून राज्यों को बिजली पर सब्सिडी देने की मंजूरी देता है। Every sovereign state is completely empowered to take decisions with regard to subsidy, but however, has to be funded by that state government to that DISCOM, and therefore, if the DISCOM is not worse off, I don't think it's something that you and I need to spend an inordinate amount of time on, as long as the cash inflow is made from the state exchequer into the DISCOM. गैस की कीमतों में बढ़ोतरी गैस कंपनियों के लिए भले ही अच्छी खबर है, लेकिन बिजली मंत्री इससे खुश नहीं है। बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि गैस की $5 प्रति MMS CMD से ज्यादा कीमत पावर कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगी। Gas beyond 31.5 MMS CMD will not be supplied to the fertilizer sector. It will be supplied to the power sector. So for the next three fiscals, 31.5 is the cap for fertilizer, and all additional gas will be supplied to the power sector. The key issue therein is of pricing, and that's something we are discussing and debating. As an input, anything above $5 MMS CMD doesn't make sense for the power sector, because then that power will not get scheduled. और निजी कंपनियों के CAG ऑडिट के खिलाफ है फिक्की। ऑडिट नहीं करवाने के पीछे क्या है इंडस्ट्री संगठन की दलील, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें और बढ़ी, या पर्यावरण मंजूरी की निगरानी के लिए भी बनेगा रेगुलेटर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया। टेलीकॉम कंपनियों को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, कहा सरकारी ऑडिटर CAG कर सकता वित्तीय खातों का ऑडिट।
सरकार चुनाव से पहले बैंक लाइसेंस देने की कोशिश में जुटी। बिमल जलान कमेटी ने 12 बैंक लाइसेंस पर रिपोर्ट तैयार की। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। लगातार चौथे कारोबारी दिन बाजार में दिखा दबाव। निफ्टी 6200 के नीचे बंद, लेकिन फार्मा आईटी शेयरों में खरीदारी। गुरुवार को आईओसी का विनिवेश संभव। 8 जनवरी को ईगॉम तय कर सकती आईओसी के ऑफर फॉर सेल की प्राइसिंग। मुंबई पुलिस ने चौंकाया। एनएससीएल मामले में पहली चार्जशीट दायर, लेकिन चार्जशीट में जिग्नेश और जैसफ मैसी का नाम शामिल नहीं। यूलिप बेचना हुआ पहले से मुश्किल। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने वेब एग्रीगेटर्स के जरिए यूलिप की बिक्री पर रोक लगाई। यौन शोषण के आरोप में घिरे जस्टिस गांगुली ने आखिरकार दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद छोड़ा बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद। और लग्जरी कार मार्केट में 2 धमाकेदार एंट्री। ऑडी ने लॉन्च की 1.25 करोड़ रुपए की RS7 स्पोर्ट्सबैक। JLR ने उतारी जैगवार XF, कीमत 48 लाख रुपए के करीब। इंडस्ट्री संगठन फिक्की ने निजी कंपनियों की सीएजी ऑडिट का विरोध किया है। फिक्की के नए प्रेसिडेंट सिद्धार्थ बिरला ने हमसे खास बातचीत में कहा कि निजी कंपनियां पहले से ही इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स से ऑडिट करवाती हैं, लिहाजा सीएजी से इसकी ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। बिरला से खास बात की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि अगली सरकार जो आएगी वो क्या करेगी, लेकिन सरकार की पॉलिसी में जो अहम भूमिका होती है वो होती है इंडस्ट्री चैम्बर की। और अभी कुछ ही दिन पहले, नई सरकार बनने से करीब 5 मिनट पहले, फिक्की ने एक एजेंडा तय किया है कि अगली सरकार को क्या करना चाहिए। और इसी मौके पर बातचीत करने के हमारे साथ हैं फिक्की के प्रेसिडेंट। सबसे पहले बधाई हो फिक्की के प्रेसिडेंट बनने के लिए। और जो आपने एजेंडा दिया है उस एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण बात या फिर सेंट्रल पॉइंट क्या है जिसको फोकस में करके अगली सरकार को काम करना चाहिए? हमारे एजेंडा में चैप्टर्स तो 10 हैं, पर घूम फिर के पहलू एक ही है कि चाहे जिस मुद्दे से देखें, देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में भी 3 मुद्दे हैं। आपके पास एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना है, सर्विस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना है और मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना है। तो हम तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज ग्रोथ अल्टीमेटली एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा। और एग्रीकल्चरल में ऑलरेडी हिंदुस्तान की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो उस नंबर को मूव करने के लिए आपको दूसरी एरियाज देनी पड़ेंगी। हर परिवार से, हर एग्रीकल्चरल परिवार से, मतलब एक विजन होना चाहिए कि हर एग्रीकल्चरल परिवार से कम एक सदस्य हो जो नॉन एग्रीकल्चर में काम करे, तब जाकर के उस टोटल परिवार की इनकम बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो एजेंडा है वो घूम फिर के हर पहलू से एक पॉइंट यानी कि जॉब क्रिएशन के ऊपर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर वही बिंदु जो प्रधानमंत्री ने 3 अपनी नाकामी गिनाई थी, उसमें से एक नाकामी यही थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब नहीं है। आपका कहना है कि हर सेक्टर में जॉब करिए, एक नए सेक्टर की तलाश करें। प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली कहा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में जॉब नहीं क्रिएट कर पाया, वो ठीक कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स नहीं क्रिएट हुए हैं। एक रकम से कई लोगों ने इसको कमेंट किया है कि जॉबलेस ग्रोथ हो गई, ऐसा हो गया। पर आप जैसे जॉबलेस ग्रोथ हो सकती है, परंतु ग्रोथलेस जॉब नहीं हो सकती। ये तो आपने कहा कि अगली सरकार के लिए एक एजेंडा है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें जो आप अभी भी 5 महीने में पूरा कर सकते हैं। ये जो 5 महीने बचे हुए हैं उसमें आप क्या चाहें कि सरकार क्या कर दे? कोई 3 बड़ी बातें जो इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हो और जाहिर तौर पर चुनावी फायदा तो उनको होगा जिस पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। एक तो ऐसा है कि वो जो सोशल स्पेंडिंग प्रोग्राम है, पर्टिकुलरली समझ लीजिए नरेगा जैसा, जो कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, नरेगा का मुंह मोड़े कि जो काम कर रहे हैं लोग उससे एसेट क्रिएशन हो। नहीं तो आज क्या हुआ है कि एसेट क्रिएशन बंद हो गया है और आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से, कई जगह से जहां पे माइग्रेंट लेबर था वो अपने अपने गांव वापस चला गया है नरेगा का फायदा लेने के लिए। तो नरेगा का दायरा बढ़ाया जाए। तो नरेगा का दायरा नहीं, नरेगा का दायरा फोकस किया जाए कि भाई आप भले ही सड़क बनाओ, आप अस्पताल बनाओ, आप ये करो, उसका मुंह मोड़ा जाए ताकि एक ये बेस सेट हो जाए आगे के लिए। मैं तो कहता हूं कि भाई हर एक, अगर आप देश के हर गांव तक एक पक्की सड़क भी पहुंचाओ तो अगले 5 साल तक पूरा नरेगा आराम से इसी पे चलता रहेगा। खर्चा वही होगा पर हम उसके साथ पक्की सड़क बनेगी, देश की एसेट बनेगी। उसी तरह से और कई काम किए जा सकते हैं। तो एक तो इस सोशल स्पेंडिंग का मुंह थोड़ा सा प्रोडक्टिव की तरफ मोड़ा जाए, एक तो ये है। दूसरा एक है सेंटिमेंट को ठीक करने के लिए 2 तरह के सेंटिमेंट्स खराब हुए हैं। एक हमारे यहाँ थोड़ा टैक्स का एडवेंचरिज्म रहा है कि एक ही टैक्स
को कई पहलू से देखा और एक रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ चले गए। टैक्स जो फेयर टैक्स है हर एक आदमी को देना मंजूर होता है, हर एक आदमी जो आता है वो देखता है कि मुझे ये टैक्स देना है, पर टैक्स एडवेंचरिज्म जो है वो ये है कि भाई आपकी जेब से निकाल के मेरी जेब तक जाए। तो ये सिग्नल जो है ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से दिया जा सकता है, क्योंकि आज 2, 3, 4, 5 बड़े केसेस जो हैं वैसे हजारों छोटे केसेस हैं, हजारों पर हजार की जरूरत है। लेकिन टैक्स के मुद्दे पे आपने जो बातें कही उसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू जुड़ गया है कल रामदेव की तरफ से और फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से कि टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के जो प्रस्ताव रखे गए, जो आइडियाज रखे गए, आपको क्या लगता है ये आइडियाज कितने फिजिबल है? चूंकि आप फिक्की प्रेसिडेंट होने के साथ साथ आप टैक्स एक्सपर्ट भी है कि बहुत गहराई समझते हैं टैक्स को। ऐसा है कि एक तो एस्पिरेशनल थे दोनों। मोदी जी का ज्यादा ये था कि भाई टैक्स रैशनलाइजेशन पे हमें ध्यान देना है, और बाबा रामदेव का बड़ा स्पेसिफिक था, और वो मेरे ख्याल में बीजेपी की भी एजेंडा में आया है, गडकरी जी की एजेंडा जो सुनने में आ रही है, कोई ठोस एजेंडा अभी तक सामने रखी नहीं गई है। ये कितना पॉसिबल है ये? देखिए, बिना पढ़े हुए और बिना एक्चुअल अरिथमेटिक और सिस्टम, दो चीज देखनी है इसमें। एक अरिथमेटिक देखना है कि कैसे होगा, एक आपने ये देखना है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, और तीसरा ये देखना है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। आपने एक और महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कुछ देर पहले कि सेंटीमेंट को भी सुधारना होगा। सेंटीमेंट को लेकर के हमने पिछले दिनों देखा किसी एक खास राज्य सरकार ने कहा कि निजी कंपनियों को ऑडिट कराई जाए, तो उसके बाद ऐसे माहौल में जब निवेशक को लाना चाहते हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में सीएजी जैसी संस्था से निजी कंपनियों को ऑडिट कराना कितना सही है आपके हिसाब से? देखिए, ऑडिट शब्द से तो किसी भी बिजनेस को आपत्ति नहीं हो सकती। हमारे लिए ऑडिट कराना अनिवार्य है। हम इंडिपेंडेंट ऑडिट से ऑडिट कराते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रूल्स के तहत करते हैं। सीएजी भी जो ऑडिट करता है वो भी उसी रूल्स के तहत करता है। फर्क इतना है कि सीएजी रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, और हमारा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है हमारे शेयर होल्डर को। तो हम पार्लियामेंट को जवाबदारी हमारी तो है नहीं कंपनी की, तो वो पार्लियामेंट को अगर रिपोर्ट करेगा तो उससे हमारे शेयर होल्डर्स का क्या हुआ। और ये पक्की बात लिख लीजिए कि अकाउंटिंग इज अल्टीमेटली ए व्यू, और दो आदमी की व्यू 100% टैली करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके हिसाब से ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट एक हो सकता है, दूसरे आदमी के हिसाब से ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट दूसरा हो सकता है। तो ये सारी मुश्किलें बढ़ाने वाली चीजें हैं। इससे कुछ एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि जी फलाने ने नहीं किया, दूसरे आदमी ने किया, पर इसका कुछ निचोड़ या निदान निकले। मुझे ऑडिट करेगा तो ज्यादा बैलेंस होगा, क्योंकि वो सरकार और जनता के हितों का ख्याल रखेगा। कि आप कहिए कि हमें तुम पे विश्वास नहीं, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नीचे काम कर रहे हैं, रूल्स के तहत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर उनको वैसे ही घर जाने को कहिए ना। फिर मतलब ये एक बड़ी एक्सट्रीम बात कह रहा हूं मैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इन प्रिंसिपल प्राइवेट बिजनेस और सीएजी का कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा, बैठेगा भी नहीं, क्योंकि टोटल स्ट्रक्चर्स अलग हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हो वो एक अलग चीज है, पर एक आपने जनरल सवाल पूछा, उसमें सीएजी का ऑडिट प्राइवेट कंपनी में हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सीनियर सेवा से बात करने के लिए। और यूलिप बेचना हुआ मुश्किल, क्या है कंपनियों की परेशानी? और आखिरकार जस्टिस गांगुली ने दिया इस्तीफा। पूरी अपडेट ब्रेक के बाद। यूलिप बेचना पहले से मुश्किल हो गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने यूलिप बिक्री से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। वेब एग्रीगेटर्स के जरिए यूलिप पॉलिसी नहीं बेची जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास। वीरेंद्र, वेब एग्रीगेटर से जुड़े नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और IRDA ने क्या इसमें कहा है? जी देखिए, IRDA ने यूलिप की मिस सेलिंग रोकने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने वेब एग्रीगेटर यानी जो वेबसाइट पॉलिसी कंपेयर करती है उनके जरिए यूलिप पॉलिसी बेचने पर रोक लगा दी है। जब हमने अपने सूत्रों से IRDA में पता किया तो उनका ये कहना है कि यूलिप प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं, इस कारण जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको ये समझ में नहीं आते, इसी कारण इनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात वेब एग्रीगेटर की गाइडलाइंस में है वो है इन वेबसाइट में अब जो विदेशी निवेश की सीमा है वो 26% ही होगी, यानी जितनी सीमा इंश्योरेंस कंपनियों में है उतनी ही अब इन वेबसाइट में होगी। तो ये जो वेबसाइट है इनको अब जो फंड रेजिंग है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी से
ये वेबसाइट सालाना उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए हर प्रोडक्ट के लिए 50,000 फीस ले सकती हैं। पहले ये जो फीस थी ये 1 लाख रुपए थी, तो वहाँ पर जो वेबसाइट है उनको थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक बात और ये है कि ये जो टेली मार्केटिंग के जरिए पॉलिसी बेचते हैं वेब एग्रीगेटर, वहाँ पर भी IRDA ने 50,000 प्रीमियम यानी एक ग्राहक से वो 50,000 से ज़्यादा प्रीमियम की पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। तो कुल मिलाकर इंश्योरेंस जो बेचा जाता है वेब एग्रीगेटर के जरिए उनके लिए बहुत ही सख्त गाइडलाइन IRDA ने जारी किए हैं। जी शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए वीरेंद्र। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो 3G के मुकाबले 10-12 गुना तेज इंटरनेट देने जा रही है। कंपनी का दावा है कि उसका 4G इंटरनेट 49 मेगाबिट प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा को डाउनलोड करेगा। इतनी स्पीड का मतलब ये है कि आप किसी भी फिल्म को महज 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे 3G 4 MB प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर करता है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। प्रमोशन ऑफर्स में वादे तो कर देती हैं, लेकिन जब उसे पूरा करने का वक्त होता है तो मुकर जाती हैं। इस तरह की मार्केटिंग स्कीम्स के चक्कर में इस बार देश की दिग्गज कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी वीडियोकॉन फंस गई है। वीडियोकॉन दिवाली पटाखा एक में 4 का धमाका नाम से एक स्कीम कंपनी ने 2003 में निकाली थी। इस ऑफर के तहत जो भी कंपनी का टेलीविजन खरीदता है उसे एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा और उसमें से जो गिफ्ट निकलेगा वो उसे दे दिया जाएगा। इस ऑफर को देखकर 19 नवंबर 2003 को रविंदर महाजन ने अपनी बेटी के नाम पर एक टीवी खरीदा और उनके स्क्रैच कार्ड में 5 किलो सोना निकला, लेकिन वीडियोकॉन ने इसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद रविंद्र कंज्यूमर कोर्ट चले गए। कंपनी ने दावा किया कि यह ऑफर 26 सितंबर 2003 से 30 अक्टूबर 2003 के बीच खरीदने वाले ग्राहकों के लिए था, जो ग्राहक खरीद की तारीख से पहले खत्म हो गई थी। लेकिन नेशनल कमीशन ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी और उनके डीलर्स को 5 किलो सोना देने का आदेश दिया है। यौन शोषण के आरोप में फंसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK गांगुली ने पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल MK नारायण को अपना इस्तीफा सौंपा है। महिला इंटर्न के साथ यौन शोषण के आरोपों और फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के बाद गांगुली पर हर तरफ से इस्तीफे का दबाव बन रहा था, जिसे देखते हुए उन्होंने पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी से भी सलाह ली थी। हम आपको बता दें कि एक लॉ इंटर्न से जस्टिस गांगुली पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2012 में दिल्ली के एक होटल में उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की थी। करीब 1 साल बाद लड़की ने एक ब्लॉग लिखकर इसका खुलासा दिया था। लग्जरी कार मार्केट में 2 धमाकेदार एंट्री। ऑडी ने लॉन्च की RS7 स्पोर्ट्सबैक और JLR ने उतारी जैगुआर XF। कितनी है इन कारों की कीमत और क्या है इनमें खास, देखिए इस ब्रेक के बाद। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। इस मौसम के सबसे घने कोहरे के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 90 उड़ानें रद्द हुई, जबकि 50 से ज्यादा फ्लाइट्स का रूट बदला गया। 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी भी हुई। ट्रेनों और उड़ानों में देरी के चलते हजारों यात्री रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर फंसे रहे। लखनऊ एयरपोर्ट पर 5,000 यात्री फंसे रहे और उन्होंने वहां हंगामा भी किया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिन तक दिल्ली में घना कोहरा रह सकता है। इसीलिए अगर आप भी यात्रा पर जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन या फ्लाइट का शेड्यूल जरूर चेक कर लें, ताकि आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर घंटों ना बिताने पड़े। कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड ने हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ट्रकों की एक नई सीरीज कैप्टन लॉन्च की है। कंपनी ने कैप्टन के तहत अपना पहला ट्रिपर ट्रक कैप्टन 2523 आज बाजार में उतार दिया है। कैप्टन प्लेटफॉर्म में 16 से लेकर 49 टन तक क्षमता वाले ट्रक शामिल हैं। कंपनी 2014 में इस सीरीज के 18 मॉडल लॉन्च करेगी, जिसकी कीमत 22 से 35 लाख रुपए के बीच होगी, जो टिपर के अलावा ट्रैक्टर्स और हॉलेज ट्रक में भी होंगे। कंपनी के मुताबिक बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च के चलते इस ट्रक का कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम रहने वाला है, जिससे फ्लीट ओनर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। अशोक लेलैंड ने कैप्टन ट्रकों में
एच सीरीज का CRS इंजन और 9 स्पीड वाला गियर बॉक्स लगाया है। साथ ही कंपनी ने सीरीज के ट्रकों के लिए नया कैबिन डिजाइन किया है। इन ट्रकों का उत्पादन कंपनी अपने पंतनगर प्लांट से करेगी। लेलैंड के मुताबिक कैप्टन प्लेटफॉर्म को तैयार करने में कंपनी ने 600 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यहाँ कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जो कि उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उनके बाद ही इस सीरीज का नाम कैप्टन रखा गया है। जैगुआर ने अपनी लग्जरी कार XF का पेट्रोल वेरिएंट आज लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत 48,30,000 रुपए है। कंपनी करीब 1 साल पहले इसका डीजल वेरिएंट लेकर आई थी। XF के पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन है जो 237 bhp पावर देता है। कंपनी के अनुसार ये टेस्ट कंडीशन में करीब 11 किलोमीटर का माइलेज देती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर। लुक और स्टाइल के मामले में इसके डीजल और पेट्रोल वेरिएंट में कोई फर्क नहीं है। जर्मन कार कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए जैगुआर के बेड़े से ये तीसरी कार है जिसमें कम क्षमता वाला इंजन लगा है। जैगुआर XF का कड़ा मुकाबला मर्सिडीज की E200 से है क्योंकि E क्लास की कीमत भी करीब 44 लाख रुपए है। देश में एक से बढ़कर एक शानदार लग्जरी कारों को पेश करने वाली कंपनी ऑडी ने आज RS7 स्पोर्ट्सबैक लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत है करीब 1,28 करोड़ रुपए। ऑडी RS7 की खासियत यह है कि रफ्तार के मामले में ये लैम्बोर्गिनी को टक्कर देती है और कंफर्ट एक लग्जरी सेडान कार की तरह है। कंपनी ने RS5 के जबरदस्त मांग को देखते हुए इसे लॉन्च किया है। इस RS7 में 553 bhp का पावर देने वाला 4 लीटर का V8 इंजन लगाया गया है जो करीब 3.9 सेकंड में ही 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार BMW की M5 और मर्सिडीज की E63 AMG को कड़ी टक्कर देगी। और बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर। इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें और बढ़ी, अपर्यावरण मंजूरी की निगरानी के लिए भी बनेगा रेगुलेटर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया। टेलीकॉम कंपनियों को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका। कहा सरकारी ऑडिटर CAG कर सकता है वित्तीय खातों का ऑडिट। सरकार चुनाव से पहले बैंक लाइसेंस देने की कोशिश में जुटी। बिमल जालान कमेटी ने 12 बैंक लाइसेंस पर रिपोर्ट तैयार की। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। लगातार चौथे कारोबारी दिन बाजार में दिखा दबाव। निफ्टी 6200 के नीचे हुआ बंद, लेकिन फार्मा और IT शेयरों में खरीदारी। गुरुवार को IOC का विनिवेश संभव। 8 जनवरी को ई-कॉम तय कर सकती है IOC के ऑफर फॉर सेल की प्राइसिंग। मुंबई पुलिस ने चौंकाया। NACL मामले में पहली चार्जशीट दायर की, लेकिन चार्जशीट में जिग्नेश शाह और जोसेफ मेसी का नाम गायब। यूलिप बेचना हुआ पहले से मुश्किल। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने वेब एग्रीगेटर्स के जरिए यूलिप की बिक्री पर रोक लगाई। यौन शोषण के आरोप में घिरे जस्टिस गांगुली ने आखिरकार दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद छोड़ा बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद। और लग्जरी कार मार्केट में 2 धमाकेदार एंट्री। ऑडी ने लॉन्च की 1.25 करोड़ रुपए की RS7 स्पोर्ट्सबैक। VLR ने उतारी जैगुआर XF, कीमत 48 लाख रुपए के करीब। और आवाज एट 9 में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए